नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और हम लेकर आए हैं इंडियन डिफेंस की 5 सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दे और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की पहली अपडेट के साथ। इंडिया और वियतनाम के बीच एक बड़ी डिफेंस डील होने वाली है जो ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम के लिए है और इसकी कीमत लगभग $700 मिलियन है। ये मिसाइल डील अगले कुछ महीनों में फाइनल हो सकती है। अभी दोनों देश प्रोसीजरल और टेक्निकल डिटेल्स पर काम कर रही है। वियतनाम के डिफेंस मिनिस्ट्री ने ब्रह्मोस एरोस्पेस के द्वारा दिए गए इनिशियल टेक्नो कमर्शियल डिटेल्स का रिव्यू कर लिया है। अब वियतनाम एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट का इंतजार कर रहा है जिसमें डील की पूरी कीमत, डिलीवरी टाइमलाइन और पेमेंट टर्म्स जैसे स्पेसिफिक होंगे। ये साइन होने के बाद दोनों देश इस पर काम शुरू करेंगे। इस डील के तहत वियतनामी आर्मी और नेवी के लिए ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम का ऑर्डर दिया जाएगा। ये मिसाइल अपनी प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए मशहूर है, जो सुपरसोनिक स्पीड, 400 किलोमीटर से ज्यादा रेंज और लैंड, सी और एयर प्लेटफॉर्म पर यूज होने की वर्सेटिलिटी के साथ आती है। वियतनाम को इस डील के जरिए सिर्फ एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी बल्कि इंडिया से ट्रेनिंग और रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट भी मिलेगा। ये डील दोनों देशों के बीच फ्यूचर कोलैबोरेशन के लिए भी रास्ता बनेगी, जैसे कि नए मिसाइल सिस्टम का को डेवलपमेंट या वियतनाम में लोकल प्रोडक्शन शुरू करना, जिससे वियतनाम की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बेस मजबूत हो सके। ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम डीआरडीओ और रशिया के एनपीओ मशीनो एस्ट्रोयेनिया के बीच एक ज्वाइंट वेंचर है। इसका एक्सपोर्ट करना इंडिया की सेल्फ रिलायंस स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा है जो ग्लोबल आर्म्स मार्केट में अपना फुटप्रिंट बढ़ाने के लिए जरूरी है। ये डील न सिर्फ इंडिया और वियतनाम के बीच रिश्ते मजबूत करेगी बल्कि दोनों देशों के डिफेंस कैपेबिलिटी को नए लेवल पर ले जाएगी। हैदराबाद के मिश्र धातु निगम यानी कि मिधानी, जो एक मिनी रत्न डिफेंस पीएसयू है, इसने अपना पहला कंसाइनमेंट टाइटेनियम और सुपर एलॉय प्रोडक्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को भेज दिया है। यह मटेरियल्स तेजस MK2 फाइटर जेट के एयर फ्रेम और स्ट्रक्चरल पार्ट्स बनाने के लिए जरूरी है। तेजस MK2 इंडिया के LCA का एक अपग्रेडेड वर्जन है। ये टाइटेनियम और सुपर एलॉय प्रोडक्ट CEMI LAC और DGAQA के साथ मिलकर बनाए गए हैं। ये एजेंसी इंश्योर करती है कि मटेरियल्स की क्वालिटी और स्पेसिफिकेशन एरोस्पेस के लिए बिल्कुल ठीक हो। टाइटेनियम एलॉय तेजस MK2 के एयर फ्रेम में यूज किए जाएंगे जो एयरक्राफ्ट की लाइट वेट, हाई स्ट्रेंथ और कोरोजन रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है। सुपर एलॉय को एक्सट्रीम टेम्परेचर और स्ट्रेस में अपनी स्ट्रेंथ बनाए रखने की खासियत होती है जो जेट के स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को एनहेंस करेगा। तेजस MK2 में काफी इंप्रूवमेंट्स हैं, जैसे एवियोनिक्स, पेलोड कैपेसिटी और रेंज। इसके साथ एक पावरफुल GE-F414 इंजन भी होगा जो LCA MK1 और मीडियम वेट फाइटर जेट के बीच का गैप ब्रिज करेगा। ये एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के फ्यूचर फ्लीट का इंपॉर्टेंट हिस्सा बनेगा। मिधानी के टाइटेनियम बेस्ड एयरफ्रेम पार्ट्स जेट को हाई स्पीड मनोवर्स में भी अजाइल और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तेजस MK2 का प्रोटोटाइप 2025 के एंड तक रोल आउट होने की उम्मीद है। उसके बाद फ्लाइट टेस्टिंग होगी। मिधानी को हाई परफॉर्मेंस एलॉय और मटेरियल्स बनाने का लॉन्ग स्टैंडिंग रिपुटेशन है जो डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में काफी काम आते हैं। मिधानी का ये रोल तेजस MK2 प्रोजेक्ट में काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके मटेरियल से एयरक्राफ्ट की क्वालिटी और परफॉर्मेंस इंश्योर होती है। HAL तेजस MK2 के प्रोटोटाइप को 2025 में रोल आउट करने का प्लान बना रही है, जिसमें मिधानी की मटेरियल सप्लाई से यह प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट होगा। डीआरडीओ के JTRE ने कावेरी इंजन को इन फ्लाइट टेस्टिंग के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है, जो भारत के एरोस्पेस सेक्टर के लिए एक बड़ी सक्सेस है। कावेरी इंजन प्रोजेक्ट की शुरुआत 1980 में हुई थी, पर इसने टेक्निकल चैलेंजेस के वजह से LCA तेजस के लिए अपना रोल खो दिया था। अब डीआरडीओ ने इस इंजन का ड्राइव वर्जन बनाया है जो अनमेंडेड एरियल व्हीकल जैसे घातक स्टील्थ UCAV के लिए डिजाइन किया गया है। कई सालों के ग्राउंड टेस्टिंग और अपग्रेड्स के बाद इंजन की रिलायबिलिटी, थ्रस्ट और स्टेबिलिटी में सुधार दिख रहा है। इसने रसिया और भारत में टफ टेस्टिंग फेज पास किया है, जिसमें हाई एल्टीट्यूड सिमुलेशन भी शामिल है। कावेरी इंजन अब 49 से 51 किलो न्यूटन का ड्राई थ्रस्ट दे सकता है जो UAV के लिए परफेक्ट है। इसमें आफ्टर बर्नर लगाकर 73 से 75 किलो न्यूटन का थ्रस्ट अचीव करने की प्लानिंग है। 2018 में सैफरन ऑडिट के बाद इस इंजन को लिमिटेड स्केल पर एयरक्राफ्ट इंटीग्रेशन के लिए मैच्योर माना गया था। अगला स्टेप है इंजन को फ्लाइंग टेस्ट बेड पर लगाना, जहां फ्लाइट कंडीशन में इसका परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी टेस्ट किया जाएगा। ये टेस्ट दिखाएगा कि इंजन एयरक्राफ्ट सिस्टम के साथ कितना कंपैटिबल है और डायनेमिक कंडीशन में कैसा परफॉर्म करता है। इस माइलस्टोन का मतलब है कि भारत अपने एरो इंजन टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंट बन रहा है और फॉरेन सप्लायर्स पर निर्भरता को कम कर रही है। पर अभी चैलेंजेस खत्म नहीं हुई है। एक्सटेंडेड इन फ्लाइट टेस्ट में इंजन को अपनी इंडोरेंस और इफिशिएंसी प्रूव करनी होगी। फ्यूचर में डीआरडीओ और JTRE कावेरी 2.0 वर्जन बनाने की प्लानिंग कर रही है जो इंडियन एयरफोर्स के इंजन के बराबर या उनसे बेटर हो सकता है।
इंडियन एयरफोर्स अपने राफेल जेट के लिए अस्त्रा MK1 मिसाइल इंटीग्रेट करने की तैयारी कर रही है, जो इंडिया की इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है। अस्त्रा MK1 DRDO द्वारा डिजाइन की गई एक एडवांस एयर टू एयर मिसाइल है, जो राफेल जेट पर अभी लगाई जा रही फ्रेंच मिका मिसाइल को रिप्लेस करेगी। राफेल के पास ऑलरेडी मेट्योर मिसाइल है, जो हाई एंड और लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटीज के लिए मशहूर है, लेकिन इसका कॉस्ट काफी ज्यादा है। अस्त्रा MK1 मिसाइल का इंटीग्रेशन एक सस्ता और कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है, जो ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी के साथ राफेल की कॉम्बैट कैपेबिलिटी को और एनहेंस करेगा। ये पूरा इंटीग्रेशन प्रोसेस 2025 के मिड तक शुरू होगा, जिसमें पहले कैप्टिव फ्लाइट ट्रायल्स होंगे। इस फेज में अस्त्रा मिसाइल को राफेल के साथ टेस्ट किया जाएगा, लेकिन लॉन्च नहीं किया जाएगा, ताकि एयरक्राफ्ट के साथ कंपेटेबिलिटी, एरोडायनेमिक परफॉर्मेंस और मिसाइल सिस्टम का कोऑर्डिनेशन चेक किया जा सके। इसके बाद डेसॉल्ट, जो राफेल का मैन्युफैक्चरर है, एक स्पेशल सॉफ्टवेयर पैच डेवलप करेगा। ये पैच इंश्योर करेगा कि अस्त्रा मिसाइल राफेल के रडार और ऑन बोर्ड सिस्टम के साथ सिमलेस कम्युनिकेशन कर सके। यह स्टेप मिसाइल की इफेक्टिव ऑपरेशन के लिए बहुत जरूरी है। जब कैप्टिव ट्रायल सफलता से कंप्लीट हो जाएगा, तब लाइव फायरिंग ट्रायल शुरू होगा। इसमें अस्त्रा MK1 को लॉन्च करके उसकी परफॉर्मेंस को टेस्ट किया जाएगा, जिसमें गाइडेंस सिस्टम, टारगेट लॉकिंग और इंगेजमेंट कैपेबिलिटी जैसे इंपॉर्टेंट फैक्टर शामिल होंगे। ये ट्रायल्स मिसाइल और जेट के ओवरऑल इंटीग्रेशन को वैलिडेट करेगा। अस्त्रा MK1 मिसाइल का इंटीग्रेशन राफेल जेट्स के कॉम्बैट पावर में एक नया डायमेंशन ऐड करेगा। साथ ही ये कॉस्ट इफिशिएंसी और देसी टेक्नोलॉजी का एक परफेक्ट एग्जांपल होगा। राफेल जेट के साथ अस्त्रा MK1 की पेयरिंग इंश्योर करेगी कि इंडियन एयरफोर्स की एरियल सिक्योरिटी में हमेशा एक कदम आगे रहे। अब ये देखना होगा कि ये प्रोजेक्ट किस स्पीड और एक्यूरेसी के साथ एग्जीक्यूट होता है। अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से जुड़ी 4 एंटिटी पर सैंक्शन लगाया है। इसमें इस्लामाबाद के नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स और कराची के 3 प्राइवेट कंपनी शामिल है। यूएस ने कहा कि पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम जैसे शाहीन सीरीज ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकता है। वहीं डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन फिनर ने भी इसे इमर्जिंग थ्रेट कहा है। इस पर पाकिस्तान ने इन सैंक्शन को बायस्ड और अनफॉर्चुनेट बोला है और इंडिया पर इल्जाम लगाया है कि वो अग्नि 6 मिसाइल डेवलप कर रहा है, जो 10,000 किलोमीटर तक अमेरिका तक पहुंच सकता है। पाकिस्तान के मुताबिक इंडिया का मिसाइल प्रोग्राम रीजनल स्टेबिलिटी के लिए खतरा है और आर्म्स रेस को बढ़ावा दे सकता है। पाकिस्तान के एनालिस्ट ने यूएस पर डबल स्टैंडर्ड का इल्जाम लगाया है और ये कहा है कि इंडिया को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है क्योंकि वो यूएस का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। वहीं इंडिया की तरफ से अग्नि 6 के बारे में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है, लेकिन इंडिया हमेशा से कह रहा है कि उनके मिसाइल प्रोग्राम सिर्फ डिफेंस के लिए है, किसी कंट्री के खिलाफ नहीं। ये टेंशन दिखाती है कि साउथ एशिया में मिसाइल और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कितनी सेंसिटिव और डेंजरस हो सकती है। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजर पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।